सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, बिलाखिर विफाक में हुकूमत साजी का फॉर्मूला तय पा गया और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चलने वाले मुज़ाकरात इस इत्तफाक के साथ इख्तिताम पजीर हुए कि सदारत आसिफ अली जरदारी और वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ के हिस्से में आएगी। मरियम नवाज ने भी आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा है कि पंजाब में एक नया दौर शुरू होने वाला है, पंजाब में खिदमत के नए रिकॉर्ड बनाएंगे। इसके साथ ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान नून लीग और गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का होगा, जबकि चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग से होगा। पीपल्स पार्टी से गवर्नर पंजाब के लिए मखतूम महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो वहाँ गवर्नरशिप के लिए फैसल करीम कुंडी, शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर नाम खबरों में हम देख रहे हैं कि इस वक्त गर्दिश में है। दूसरी जानिब दीगर सियासी जमातें ताहाल धांधली का शोर मचा रही हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि क्या नई मखलूत हुकूमत ऐवान में बैठने वाली अपोजिशन से मजबूत होगी, और दूसरा अहम सवाल ये कि फिर जब पीपल्स पार्टी आइनी ओहदों से भरपूर मुस्तफ़ीद होगी तो वजारतें लेने में क्या एतराज़ है। ये सवाल लेकर अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ते हैं। तारुफ में करवा देती हूँ। नज़ीर लारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर दानिश वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आगाज़ करूँगी एहतशाम साहब की जानिब बढ़ूँगी। एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं ये जो मखलूत हुकूमत बनने जा रही है? तमाम वजारतों के हवाले से भी बात हो चुकी है, इसके अलावा जो अहम ओहदे हैं उनके हवाले से भी, तो इसको जो एक मखलूत हुकूमत बनेगी उसको किस तरह से देख रहे हैं? अपोजिशन से मजबूत होगी क्या ये? देखो, मजबूत तो नहीं होगी और यही कहा जा रहा है कि कमज़ोर हुकूमत होगी, बैसाखियों पे होगी और बड़े मुश्किल हालात से गुजरेगी। ख़ासतौर पर जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा कि आइनी ओहदे ले लिए, इंतज़ामी ओहदे लेने से इनकार कर दिया। पहली तो बात यह, आमना 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखें कि नवाज शरीफ साहब वाई वाज ही मिसिंग। लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कोई उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई। क्या उन्होंने अपने आप को वाकई पंजाब तक रख लिया है, बेटी को सिखाने के लिए रख गए हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब, बातें यहाँ पे हो रही हैं कि किसी के साथ मिलके खूबसूरती से उनको साइड लाइन कर दिया? ये तो वक्त बताएगा। अब दो चीज़ें अगर आप कहें तो पहले मैं आपके प्रोग्राम में 2 बड़ी खबरें ब्रेक कर दूँ जी। पहली तो बात ये आमना कि ये जो पीपल्स पार्टी ने जो इस स्टेज पे कहा है कि जी हम कैबिनेट नहीं लेंगे, वजारतें नहीं लेंगे, तो उनको ये कहा गया कि जी आपको वजारतें लेने पड़ेंगी। फिर जरदारी साहब ने ये कहा, कहने वालों को भी और इनको भी, नून वालों को, कि देखें साहबजादे ने एक पब्लिक पोजीशन ले ली है कि हमने ओहदे नहीं लेने, तो फॉर द टाइम बिंग इसको रहने दें। और ख़बर ये है आमना के फ़ेज़ 2 में पीपल्स पार्टी जो है ना वो ज्वाइन करेगी, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं, मुख्तार के लोग, करीबी लोग भी यही कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि 2 बड़ी पार्टियां जो है ना वो मिल के हुकूमत ना करें। और सारा, क्योंकि 16 माह की हुकूमत का मलबा सारा PMLN पे पड़ा, लिहाजा उसको अवॉइड करना चाहते हैं। एक दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो इनके बारे में, सागदार साहब के बारे में देखें, जो कहा जा रहा था कि वो चेयरमैन सेनेट के लिए जाएंगे, अब वो तो मामला ख़त्म हो गया उनका। अब यह है कि क्या वो दोबारा से वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे? आपने देखा SIFC को वो रजिस्ट करते रहे, वो कहते रहे कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर लाया जाए। और ख़बर ये है आमना कि बता दिया गया बड़ा वाज़े तौर पे कि जो इकॉनमी की बुरी हालत है इस वक्त, SIFC बड़े फैसले करेगी। अगरचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसके अंडर नहीं होगी, लेकिन उसके पैरेलल उनको काम करना पड़ेगा। जो भी साहब आएंगे उनकी मुशावरत से चलेगी बात, और ये IMF ने कन्विंस करके ये बात बनवा ली है। एक ये 2 तो खबरें हो गई। अब अगली बात ये है कि लोग जो सवाल कर रहे हैं ना इस्लामाबाद में कि जी ये मामला कैसे चलेगा, हाँ चलें वो अगली बात में बाद में कर लूँगा। चलें ठीक है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप कैसे मामलात को देख रहे हैं? ये जो भी हमारी कोalition गवर्नमेंट के ये सारी चीज़ें, इस हवाले से बात भी हो रही है कि किसको गवर्नर बनाया जाएगा, कौन किस ओहदे पे बैठेगा? देखिए, ये बात तो बहुत उन्होंने अपने तौर पर करना ही था। प्रेशर बढ़ रहा था, पीपल्स पार्टी पे प्रेशर बढ़ रहा था कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। क्या हुकूमत बनानी नहीं है? नून लीग तो अपने तौर पे कोशिश कर रही थी कि हुकूमत बनाए, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने टर्म्स पर कोशिश कर रही थी बनाना। ओहदे भी चाहिए, हुकूमत में भी शामिल नहीं होना, किसी उस मसलों में भी शामिल नहीं होना।
बिल आखिर वो हो गया, तय पा गया। पंजाब में भी जो ख़बरें छपी हैं अखबारात में, उसमें ये भी गर्दिश कर रही थी कि पीपल्स पार्टी अड़ी हुई है कि पंजाब में आप काबीना में हमें हिस्सा देंगे। उस पर बात शायद बन नहीं रही, इसलिए उन्होंने नून लीग को कह दिया कि हम वफाक में भी शामिल नहीं होंगे। बातें कितनी दुरुस्त हैं कितनी नहीं है, लेकिन एक कमज़ोर हुकूमत होगी, उस कमज़ोर हुकूमत को ये आगे लेके चलेंगे। थोड़ी देर पहले अब एक हाई पावर्ड वफ्द जो है JUI का, उसने मुलाकात की है इसाक डार साहब से और उनको कहा कि हम आपके साथ एक अच्छी हुकूमत बनाने जा रहे हैं बलूचिस्तान में, जिस पे उन्होंने उनसे माजरत कर दी। उन्होंने कहा मौलाना आपने बहुत देर कर दी। इसका मतलब यह है कि मौलाना को फजल रहमान साहब को मना लिया गया है। पहले उन्होंने कहा हम किसी इक़्तिदार में किसी उसमें शरीक नहीं होंगे, हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे, हुकूमत से दूर रहेंगे। अब फैसले ऐवानों में नहीं होंगे, मैदानों में होंगे। ये उनका के बाद आई रिमेंबर जो उनका सेकंड इंटरव्यू था उसमें देखिए अब उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज भी की थी। गुंजाइश आमना इसलिए निकाली गई कि आप PTI की तरह पोजीशन नहीं ले सकते, ये उनको कहा गया। ये अंदरूनी जराए जो JUI के वो कहते हैं कि भाई PTI में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा कि आप वो इतना एक एक्सट्रीम का स्टैंड नहीं लेते हैं, आपने लचक ज़रूर दिखाना है, असेंबलियों में भी हमने जाना है, बैठना भी है, अपनी बात भी करनी है। तो इसलिए उन्होंने कहा बलूचिस्तान की हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन कल तक वो फैसला ना कर सके। आज वो उजलत में जाकर उन्होंने जाकर उनसे मुलाकात की। इसका मतलब अगर बलूचिस्तान हुकूमत में वो शामिल हो रहे हैं तो एक गुंजाइश उन्होंने कहा एज अ फर्स्ट स्टेप, पीपल्स पार्टी तो शामिल नहीं हो रही है वफाक में, तो हम एज अ फर्स्ट स्टेप बलूचिस्तान की हुकूमत साजी में हम अपने आप को शामिल हों और उसके बाद वफाक में भी हम अपने लिए गुंजाइश पैदा करें। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दो एलिमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें दूर नहीं रहना चाहिए इससे, ठीक हमारे लिए बड़े मसले, हमने मुकाबला करना है मुखालफिन का। तो अब ये तो इनकी आई, लेकिन एक कमज़ोर हुकूमत बनेगी। बाकी जिस तरह बातें उन्होंने आपके इत्तेशाम साहब ने की है, बिल्कुल ठीक है कि आगे चल के इनके लिए मुश्किलात हैं और शायद यही शुरू में इनको बताया गया है, पीपल्स पार्टी को भी अंडर प्रेशर लाया गया है, आगे बढ़ो भाई, इन चीज़ों को आपने सब ने मिल के चलाना है, एक टच देना है नेशनल गवर्नमेंट का। वो कि एक नेशनल गवर्नमेंट नहीं होगी, लेकिन एक टच देना है कि नेशनल गवर्नमेंट का कि सब मिलके आगे चीजों को चलाएं। जी तो डॉक्टर साहब, ये जो एक कौमी पार्टी के हवाले से भी एक कौमी हुकूमत के हवाले से भी कहा जा रहा था कि भाई एक ऐसी नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें सब लोग साथ बैठें, जिसमें हम देख रहे थे मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा भी इस हवाले से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे ये जो कोalition गवर्नमेंट वाला एक आइडिया है ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बड़े इस हवाले से बातें कर रहे हैं। देखिए, ये एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, अभी बनी नहीं है। अभी तो दो पार्टियों ने बैठकर या तीन पार्टियों ने बैठकर अपनी अददी अक्सरियत को सामने लाते हुए, क्योंकि अभी PTI के हवाले से जो इस वक्त कोर्टों में केस हैं, फिर ट्रिब्यूनल में जाएगा, उनका क्लेम है वो मामला तो फिर लंबे पड़ जाएंगे ना। अगेन कॉन्फिडेंस उनका जो बोल रहा है दोनों पार्टीज का, वो यही लग रहा है ना कि 101 नहीं, हुकूमत तो नहीं बनी ना। देखिए, हम जो बात करेंगे ना वो उस पॉइंट को करेंगे, हम खिलाओं में तो नहीं घूम रहे ना। कल अगर हो गया कि जनाब कोर्ट ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया और इनकी सीटें गिर गई और PTI के ऊपर चली गई, हाँ ये बात होनी चाहिए कि जनाब PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के लिए आमादगी जाहिर की है बंदरबाट के बाद, और बड़े बड़े अहम तरीन ओहदों की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और बात हुई है और उसमें बड़ी नाराज़गियाँ थी। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में तो एक बिल्कुल ख़बर है और बहुत करीबी ज़राए से है कि वो बहुत सख्त नाराज़ हैं। वो उनको आपने लंदन से बुलाया वज़ीर आज़म बनने के लिए, उनको वज़ीर आज़म के तौर पर आपने पेश किया, उनको आपने बड़े बड़े इश्तहारात पे वज़ीर आज़म बना दिया और सारा गेम ही चेंज हो गया है। और अब जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कमरे में बैठे हुए बहुत गुस्से में हैं, लेकिन वो मजबूर सिर्फ इस बुनियाद पे हैं कि पंजाब में उनकी बेटी को हुकूमत दी जा रही है और मरकज़ में जो है वो उनको जो है वो लाकर जिस तरीके से उनके मुकदमात को रिलीफ दिया गया, बस कहा गया कि यहीं तक आप काफ़ी हैं। तो किसी दिन का मीडिया से रब्ता होगा, ताल्लुक़ होगा, तो वो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। बहरहाल अब जो मसला है वो पीपल्स पार्टी ने बहुत ही खूबसूरत और बड़ा स्मार्ट खेल खेला है। देखिए, नहीं भूलना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए
कि हमने 16 महीने की वो हुकूमत देखी थी जो बड़ी इत्तेहादी हुकूमत थी, 13 सियासी जमातें उसमें शामिल थी। इनमें इतनी बड़ी सियासी जमात नहीं है, इनमें पीपल्स पार्टी वो ओन ही नहीं कर रही है जो आने वाले वक्त में जो है पीएमएलएन जो है वो फेस करेगी। देखिए पीएमएलएन हुकूमत करने जा तो रही है, लेकिन अहम तरीन आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी ने अपने पास ले लिए हैं। दूसरा पास बहुत बड़ी चाबी है पार्लियामेंट में, वो जब चाहे पीएमएलएन की हुकूमत को गिरा सकती है। चुनांचे भारत ना भी लेने के बावजूद काबीना में उनके काम होंगे। नंबर 2, पार्लियामेंट में कानून साजी में उनके बगैर पीएमएलएन कानून साजी नहीं कर सकती, हुकूमत नहीं चला सकती। तो इस तरह से जो हुकूमत ली गई है वो एक बहुत कमजोर हुकूमत है, मखलूत हुकूमत, जिसको इसकी बुनियाद जो है वो मैं नहीं समझता कि इसको अवामी सपोर्ट भी हासिल है। अवाम की अक्सरियत अपने वोट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एक मेजर पार्टी जो अक्सरियत रखती है वो अपोजिशन में बैठेगी अगर उसके वो तमाम वोट उनको नहीं मिलते हैं। चुनांचे ये जो मखलूत हुकूमत बनकर आगे जाएंगे तो हमने 16 महीने में 85 की काबीना और उसमें जो आपके कारकर्दगी है वो हमने देखी है। अब उससे ज्यादा हालात हैं, बड़े चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। लगारी साहब, इस सूरत हाल में पीएमएलएन के लिए एक मखलूत हुकूमत को जो बहुत कमजोर हुकूमत है और किसी दूसरे के हाथ में उसकी चाबी है और वो इस हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को कुछ करके दिखाना। भारत देखते हैं कि अगर हुकूमत पहले तो बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। चलें लगारी साहब, ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि अभी जो पीपल्स पार्टी की जो सारी पोजीशन है बड़ा स्मार्टली उन्होंने मूव किया, स्मार्टली वो प्ले कर रही है, तो क्या पीएमएलएन को इदराक नहीं है कि वो पहले भी जब शहबाज लेड गवर्नमेंट 16 माह सारा उनके ऊपर मलबा गिरता है, जब भी कहा जाता है शहबाज शरीफ साहब ने वो नहीं चला पाए, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे लेकिन वो वजीर आजम के ओहदे पे वो सूटेबल नहीं थे, तो वो क्यों ले रही है पीएमएलएन फिर ऐसी हुकूमत जो इतनी वीक और फ्रेजाइल है? पीएमएलएन ने या शहबाज शरीफ ने बुराई क्या की है? असल बात तो ये है, असल पाकिस्तान में बुनियादी मसला क्या है? जनरल ज़िया ने कहा था कि हम इंतकाल इक़्तिदार नहीं करेंगे, हम शराकत इक़्तिदार करेंगे। तो आप ये देखें कि 1985 से लेकर अब तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर सियासी एलिमेंट्स की, सियासी अनासर की और सियासी जमातों की स्पेस ग्रेजुअली कम होती चली गई है, चाहे उनकी पोजीशन कोई भी रही हो। मतलब बेनज़ीर भुट्टो जब जीत कर आई थी तो उन्हें बाकायदा इक़्तिदार देने से पहले बता दिया गया था कि इन शुबों में आप नहीं जाएंगे, आपका कोई रास्ता नहीं होगा, तो उन्हें इनकार कर दिया। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर वो लिस्ट पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा जी अब फांसी का सिलसिला वहाँ से शुरू किया जाए, पुड़ा पड़े हुए हैं जेलों में, उनको फांसी देने का सिलसिला शुरू किया जाए। तो जाहिर है अब सदर मुमलिकत जो थे वो गुलाम ईसा खान थे, इस्टेब्लिशमेंट हावी थी, फिर उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने इक़्तिदार कबूल किया। इस तरह से मशरूत इक़्तिदार कबूल करने की जो रिवायत है वो 88 से शुरू हुई, फिर 90 में, फिर 93 में, फिर 96 में, फिर अपना 97 में, और उसके बाद 2002 और ग्रेजुअली वो स्पेस कम होती चली गई, अब भी कम हुई है। इसलिए कि फिर ये गमले लगाने का सिलसिला जो शुरू हुआ उसने भी और ज़्यादा ख़राब किया इस सारी सूरत हाल को। तो अब ये दो जमातें मिलकर बैठी हैं। मैं इसको, ये तो सही है कि कमज़ोर हुकूमत है, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि ये बेहतर डिलीवर करने की पोजीशन में होगी। हालात बहुत ख़राब हैं, बिल्कुल ख़राब हैं हालात, लेकिन उसके बावजूद बेहतर डिलीवर करने की कोशिश करेगी। और मुझे ये गुमान है और मैं समझता हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल नहीं करेगी। अच्छा। और ये नहीं करेगी कि जनाब चलें ठीक है आप हमारी फलां बात नहीं मानते तो हम एक अलग हो रहे हैं इक़्तिदार से, ऐसी सूरत हाल नहीं होगी और हुकूमत चलती रहेगी। और लेकिन असल बात यह है कि डिलीवर करना है। दो मुख्तलिफ किस्म के कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की पार्टियाँ हैं, दोनों की दोनों जो बड़ी पार्टियाँ इक़्तिदार में। मुस्लिम लीग नून देखती है मर्केंटाइल उसकी तरफ और कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ और इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ और ट्रेडर्स की तरफ और उसके अलावा इंडस्ट्रियल इनकी तरफ देखती है, जबकि पीपल्स पार्टी लेबर को और पीजेंट्स को, किसानों को, ख़वातीन को, इन सेगमेंट्स को देखती है। अब इन दोनों सेगमेंट्स का तालमेल हो रहा है कि ये दोनों सेगमेंट्स जो हैं वो मिलकर क्या डिलीवर, उनके लिए क्या डिलीवर हो सकता है। वो चाहेंगे कि कुछ जो है बड़े जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो इनको दे, और ये चाहेंगे कि कुछ
जो और सब्सिडी दी जाए। देखें इस असल झगड़ा इस बात पर होगा। लेट्स सी कि किस तरह से मामला चलते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तो मुज़ाकरात नाज़रीन तय पा गए हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब इस हवाले से बता रहे हैं जनाब कि जो MQM के साथ मामलात हैं, सिंध में गवर्नरशिप मुत्तहिदा का हक है जिससे हम दस्तबरदार नहीं होंगे, उनकी जानिब से कहा गया है। आज नून लीग और MQM के दरमियान इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई जो बेनतीजा ख़त्म हो गई। मुशावरत के बाद तय ये हुआ कि दोनों जमातें वफाकी सतह पर एक दूसरे से मफाहमत, हिमायत और ताउन का सिलसिला जारी रखेंगी। तो अब सवाल यह है कि नई हुकूमत में MQM के हिस्से में क्या आएगा और क्या MQM सिंध में अपना गवर्नर लाने में कामयाब हो जाएगी। ये सवाल लेकर मैं जाऊंगी एहतशाम साहब की जानिब। एहतशाम साहब, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने चाबी की बात किया तो लाइटर नोट में कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने शेर को पिंजरे में बंद करके चाबी अपने पास रख ली है एक। और दूसरी बात, मैं एग्री करता हूँ अपने लगारी साहब से कि पीपल्स पार्टी डिस्टेबलाइज नहीं करेगी। मुझे 2013 का वो खाना याद आ रहा है जरदारी साहब का, जिसमें नज़ीर लगारी साहब भी थे इस्लामाबाद में, जिसमें नवाज शरीफ साहब को जब उनकी हुकूमत आई थी तो जरदारी साहब ने कहा था कि 5 साल तक आप डट के हुकूमत करें, 5 साल के बाद आपका हम सड़कों पे मुकाबला करेंगे इलेक्शन के वक्त। तो वो उन्होंने अपनी बात निभाई थी एक। अब रह गया सवाल ये MQM का। देखें हम ना इस वक्त जो सूरत हाल बन गई ना, MQM के साथ जो खबरें आ रही, पहले अंडरस्टैंडिंग यही हुई थी कि उनका गवर्नर लगाया जाएगा। फिर जब MQM ने कहा जा रहा है कि 4 से 5 वजारतें मांगी, ख़ास तौर पर IT की और पोर्ट एंड शिपिंग की, इस पर कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को एतराज़ हुए कि पोर्ट एंड शिपिंग और ये उनको नहीं देनी है। फिर कहा जाता है कि उसके बाद कहा कि फिर गवर्नर तो हमारा रहना चाहिए। मेरा ख्याल है जिस तरीके से लॉबी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ से ज़्यादा पिंडी वालों से ज़्यादा लॉबी कर रहे हैं कि टसूरी साहब ही बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको कंटिन्यू करने दिया जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि अल्टीमेटली शायद पीपल्स पार्टी कंसीड कर देगी, गवर्नर उन्हीं का लगेगा। एक बात जो बड़ी अहम है जो मैं कहना चाह रहा था हमना, कि पंजाब में अभी देखें जो आपने 3 नाम लिए, खबरें यही हैं कि मखदूम अहमद महमूद को जो है ना वो लगाया जाएगा गवर्नर। वो पहले भी पीपल्स पार्टी के लग चुके हैं। एक बात, दूसरा जो आप देख लें, अहमद मखदूम साहब की तो तबीयत डिफरेंट है, लगता नहीं है ऐसा करेंगे, लेकिन माजी में आपने देखा कि जब सलमान तसीर मरूम थे उन्होंने पीपल्स PMLN की गवर्नमेंट को बड़ा टफ टाइम दिया था। फिर यही लतीफ़ खोसा साहब जो पीपल्स पार्टी से PTI में चले गए, उन्होंने भी मुश्किल वक्त उनके लिए दिया था। अब मेरा ख्याल है वहाँ बैठ के पंजाब में 12 करोड़ सूबे को कितनी मुश्किलात वो पैदा कर सकते हैं, ये मेरा ख्याल है डेफिनेटली PMLN ने सारी चीज़ें गेज की होंगी। लेकिन एक बात इस वक्त है कि दोनों एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहती हैं। लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर में वो कोई अपना लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे के लिए मसाइल पैदा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये जो MQM है ये सिर्फ इक्तफा करेगी गवर्नरशिप तक या वजारतों लेने में भी आगे बढ़ेगी? देखिए, ये जो आपके एक चूचू का मुरब्बा बना है इलेक्शन, जो हुकूमत बनने जा रही है, खुदा करे हाँ, जो ये मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, इसमें इंटरेस्ट जो है ना मुल्क का नहीं है। अभी हम आपने तकरीर सुनाई थी आसिफ अली जरदारी साहब की, तो माजरत के साथ हमारे एक बड़े पार्टी के बड़े लीडर हैं, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है अगर आप सुन लें और ज़रा गौर करें उनकी तमाम उन चीज़ों पे पीपल्स पार्टी जो करती रही है, अगर 1970 से लेकर आप आएँ और देखें और PMLN को देखें, तो कहाँ मुल्क की खिदमत, कहाँ मुल्क के लिए सोचना। और अभी भी देखें ना, जब तक उनके सदर उनको नहीं दिया गया, आसिफ अली जरदारी ने ठोक दिया था कि अगर मुझे सदर नहीं बनाओगे तो फिर बना लो तुम हुकूमत, देखते हैं हमें। ये बात कोई छुपी भी नहीं है, आप जाके मालूम कर लें किसी से। तो यार ये बताइए कि आप जो हैं वो सदर के लिए, एक सदर के लिए आपने PMLN को और पाकिस्तान की इस हुकूमत साजी में एक इत्तेहाद को बार बार ब्रेक किया है। फिर आपने बिलावल भुट्टो का वो जुमला नहीं सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जी ओपन कर दिया उन्होंने कि जनाब 5 साल में से आधा टर्म आपका, आधा टर्म तो मैंने इनकार कर दिया। बिल्कुल। और बिलावल बड़ी खतरनाक बात की है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा आवाम के वोटों से वजीर आजम बनना चाहता। तो जनाब शहबाज शरीफ के वोटों से वजीर आजम बन रहे हैं। मतलब ये सवाल तो हम कर सकते हैं ना, कोई जवाब देना चाहे तो दे। और माजी ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई माजी में ऐसी जमात है। भाई 1970 का इलेक्शन भी देखा हमने, जब एक जीती हुई पार्टी अक्सरियत 166 शायद वो था और इनका 81 था, लेकिन आपने उनको हुकूमत नहीं करने दिया। इसके बाद 90 के इलेक्शन में 90 के इसमें आ जाएं हुकूमत में, पीपल्स पार्टी नहीं। और ये आसिफ जरदारी हैं, सेनेट हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह ये अपना खेल खेलते हैं। तो ये उम्मीद रख लेना पीपल्स पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग ने 2 सीटें जो है ना वो सिर्फ जीती थी नूरुल अमीन मरूम ने, राजा तरी देव राय ने, वो चकमा कबाइल के जो सरबराह थे, 160 जीती थी इन्होंने अपना
चले मुजीबुर रहमान की पार्टी ने पीपल्स पार्टी का टाइम कम होता है, मेरे पास बहुत मवाद है बोलने के लिए, बहुत कुछ है। पीपल्स पार्टी का इस मरकजी हुकूमत में शामिल नहीं होना, इस बात और आईनी ओहदे पर बात का रखना, इस बात की पूरी गवाही है कि पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले वक्त में जो हुकूमत को बड़े चैलेंजेस हैं, जिसको पता है कि मसाइल बनेंगे, वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती है और ये नहीं सोचा उसने कि मुल्की मामला। अब रही एमक्यूएम की बात मैं बता दूं, देखिए एमक्यूएम पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए जो प्रायोरिटी है ना, वो पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम नहीं है। वो पीपल्स पार्टी से मिलकर और दूसरी जमातों से मिलकर अपनी हुकूमत बना सकती है अब इस पोजीशन में। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का टाकरा बड़ा हो गया है। एक टाकरा ये है कि सबसे बड़ा मसला है लोकल बॉडीज का, जो 3 रुकनी उन्होंने आईनी तरमीम के हवाले से बात की थी कि जो पार्टी उनकी ये बात मानेगी वो उसका साथ देंगे, और मुस्लिम लीग नून ने माना था, लेकिन ये खुदकुशी होगी आपके पीपल्स पार्टी की मौजूदा सूरत हाल में। तो मैं समझता हूँ वो मांग रहे हैं, वो मुख्तलिफ वजारत भी मांग रहे हैं, लेकिन क्योंकि पीएमएलएन को गवर्नर की इजाजत दे दी गई है, पीएमएलएन अपने बजाय एमक्यूएम को नामजद कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो 3 नुकाती आईनी तरमीम है लोकल बॉडीज के हवाले से, जिसके ऊपर एमक्यूएम ने कहा है कि हमारी पूरी आइंदा बेस, और अगर नहीं कोई मानेगा तो हम उसकी हुकूमत से अलग भी हो जाएंगे, हम वजारतें भी नहीं लेंगे। तो पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में पीएमएलएन एमक्यूएम को कितनी तवज्जो देगी और पीपल्स पार्टी किस हद तक एमक्यूएम के इन मुतालबात को मानेगी, मुझे नहीं लगता है। पीएमएलएन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आगे जाके दोनों पार्टीज ना ये एग्जैक्टली इंटैक्ट रखना, ये एक बहुत चैलेंज होगा। इस हवाले से दीगर पैनलिस्ट का भी टेक लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले जो हमारी डिस्कशन थी कि ये जो मखलूत हुकूमत का खाका जो हमारे सामने आ रहा है मुमकिन, इसमें एमक्यूएम का हिस्सा क्या होगा, क्या गवर्नरशिप मिल जाएगी उनको सिंध में? तो ये सवाल है कि लगारी साहब का टेक इस पर लें। जी लगारी साहब। एक तो ये है कि वसीउल बुनियाद, जब मेरा पहला सा तस्वुर था वो ये था कि एक वसीउल बुनियाद हुकूमत बननी चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मान लेना चाहिए, अगरचे उन्होंने सिंध के गवर्नर के लिए अपना हक जो है वो सरेंडर किया है और पंजाब के गवर्नर का जाकर लिया है और वो नून लीग को दिया है, कामरान तेसूरी साहब का कुछ जारी रखना चाहिए, और उन्होंने अब तक इस हुकूमत के लिए भी और अपनी पार्टी के लिए भी आसानियाँ ही पैदा करने की कोशिश की है, कोई तंग करने वाला रवैया नहीं इख्तियार किया है। अच्छा। और उनकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी भी जमात के लिए ख़तरनाक हो। वो अपनी जमात के साथ जो है एक हद तक राब्ते में भी रहते हैं और काम भी करते हैं, तो ऐसा कोई मुझे नई चीज़ नज़र आती है जिससे ये लगे कि वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करेंगे या हुकूमत को तंग करेंगे, सूबाई हुकूमत के साथ वो मिलजुल कर काम करेंगे, बल्कि ऐसी कोशिश उनकी तरफ से होगी कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के माबैन दूरियाँ जो हैं वो ख़त्म हो और चीज़ों की तरफ, बेहतरी की तरफ जाएँ। और मेरे ख्याल में ये बात अब रियलाइज़ करनी चाहिए, जो एमक्यूएम का मुतालबा है उसको ज़रूर रियलाइज़ किया जाना चाहिए। वो मरकज़ की तरफ से हो ना हो, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि आइनी तरमीम करना इनके हाथ में नहीं है, लेकिन ये ख़ुद हो सकता है कि अख्तियारात जो हैं वो जिस तरह से वफाक से सूबों को डिवाल हुए हैं और कोई 47 महकमे जो हैं वो डिवाल हुए हैं, इसी तरह से अख्तियारात को और फंड्स को वहाँ से बलदियाती इदारों की तरफ डिवाल होना चाहिए और लोगों को मकामी सतह पर भी बहुत कुछ मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़े अरसे तक झगड़े होते रहेंगे। ठीक है, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपकी इस पे क्या राय है? एमक्यूएम कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो एडमेंट है इस पे कि हमने सिंध की गवर्नरशिप लेकर रखनी है। देखिए ना, वो इससे पहले ये मैं बात कर लूँ कि ये बात की जा रही है कि किस हद तक मुश्किलात पैदा करेंगे, किस तरह ये चल सकेंगे पीपल्स पार्टी नून लीग। ठीक है, वक्त बताएगा कि कितना स्मार्ट किसने प्ले किया है, लेकिन ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि इनको मुज़ाकरात पर आमादा करना, इस टेबल पर लाना, इस वक्त एक दूसरे के साथ शीर व शक्कर होना, यह किसी का तो कमाल है। जब तक वो नहीं चाहेंगे उस वक्त तक कोई मुश्किलात पैदा नहीं होंगे। अगर कोई मुश्किल पैदा करेगा भी तो सहारा उनको उधर से मिलेगा।
और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी मुश्किल आगे चलकर। इस वक्त तो सबको ये समझा दिया गया है कि मुल्क बहुत मुश्किल हालत में है। आप अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ रखें, फ़िलहाल इस वक्त सब मुल्क का सोचें, मईशत का सोचें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इनको आगे ये जब तक, हाँ, जिस दिन से किसी पार्टी के लिए भी मुश्किलात पैदा होना शुरू हुई वहाँ से तो फिर मुश्किलात बिल्कुल उसके लिए भी होंगी और फिर सारा कुछ होगा। आज आपने देखा कि मौलाना साहब ने बहुत तुंद और तेज़ लहजा उनका था, अब थोड़ी वो धीमा पड़ता जा रहा है। और जिस तरह से उनकी मर्ज़ी के साथ ही वफ्द जाता है और ये देखता भी है कि ट्रेन और बस निकल गई है, दौड़ते दौड़ते बस को थामते हैं, वो कहते हैं जगह ही नहीं है बस में, आप पिछली बस आपका जो है वो आ रही है, देखें उसमें अगर जगह है तो आप उसमें बैठ जाइएगा। अब आते हैं आपकी इस बात पे कि MQM, देखें अपने MQM भी इस वक्त आज की वो MQM नहीं है जो 10, 15, 20 साल पहले वाली MQM, जो इस वक्त एक बहुत ही शदीद उनका एक मरकज़ में भी उनका बैलेंसिंग पावर उनके पास था। आज ज़रूर इस तरह से है लेकिन फिर भी वो कहीं ना किसी के प्रेशर में हैं और सबके प्रेशर में इकट्ठे हुए हैं। कल तक वो 1,80,000 वोट से जीतते थे और उनकी लीड 1 लाख होती थी, आज 20 और 22,000 और बहुत कम लीड से वो जीतते हैं। गवर्नरशिप का वो ले लेंगे जो उनको मिला, वो ज़रूर पजिद हैं कि हमारा हक है। हमेशा से पावर शेयरिंग में जब हमारा ये हक रहा है कि गवर्नरशिप हमें मिलता रहा, वो मिल जाएगा उनको, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। और मरकज़ में भी उनको कोई वजारतें मिल जाएंगी जो वो हमेशा डिमांड वो करते हैं, आप 10 की करें, 8 उनको पता है कि 8 और 7 मिल ही जानी है, तो ज़रूर ना कुछ जो है पॉइंट्स पे उनकी बात है। और लगारी साहब ने बिल्कुल पॉइंट आउट किया, ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी में भी रियलाइजेशन आगे चल के होगी। अभी तो पहले एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, जब इस तरह से वो बैठेंगे और इस तरह से चीज़ें होगी तो करीब आएंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे पैनलिस्ट की राय इस हवाले से आ चुकी है। और जनाब, जिस तरह से हम सारी सूरत हाल देख रहे हैं, नई हुकूमत को आने वाले चैलेंजेस की अगर हम बात करें, सियासी मसाइल का सामना तो होगा, वहीं मुआशी सूरत हाल भी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होगी। मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का बोझ है जिसमें गुज़श्ता चंद साल में बेपनाह इजाफा हुआ है। मुआशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी कर्जे अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं और नई हुकूमत को ख़राब मुआशी सूरत हाल से नबुर्द आज़मा होने के लिए एक जामे इकनॉमिक मैनेजमेंट मनसूबे की ज़रूरत होगी, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। अब इन हालात में हमारे सामने सवाल ये है कि नई हुकूमत के लिए कर्जे की अदायगी कितना बड़ा चैलेंज है। क्या नई हुकूमत मुल्क को तारीखी कर्जों के चंगुल से निकाल पाएगी? ये सवाल लेके डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ूंगी। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये तो आपने पहले भी प्रोग्राम में इसको डिस्कस किया था और जाहिर है इसमें आपके तमाम पैनलिस्ट ने, एहतशाम साहब ने, लगारी साहब ने, जुल्फ़िकार साहब ने, और मैंने बताया था कि पाकिस्तान का इस वक्त जून में सिर्फ कर्जा देना जो है वो 24.68 बिलियन जो है वो डॉलर्स है जी, और सिर्फ जून। और अगर टोटल देखा जाए तो 77.5 है जो मेरे पास फिगर है, तो ये कर्जा तो बहुत बड़ा है। अभी तो सबसे बड़ा मसला है कि IMF से जो आपने आखिरी किस्त लेनी है वो 1.10 है, और वो भी इस हुकूमत के लिए एक बड़ा लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि देखिए IMF का कंट्रोल टोटल जो होता है वो बैनुल-अक़वामी ताकतों के पास होता है। तो आपने देखा कि बैनुल-अक़वामी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेटिंग कंपनीज़ हैं, रेटिंग एजेंसीज़ हैं और इकनॉमिक सर्वे है, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और बहुत ज़्यादा है, और कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो अवामी अक्सरियत है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने जा रही है। देखिए, वो तो इस तरीके से लेंगे ना, हम तो खैर बहुत सारी चीज़ों को अपने लिहाज से लेते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला तो मौजूदा हुकूमत का ये है जो आएगी कि आया वो एक बजट उसको निकालना है, उसके बाद इन कर्ज़ों से पहले IMF के साथ बैठकर एक तवील मुद्दती 3 साल का जो है, अगर वो नहीं करती है, जैसे फिच ने कहा कि जी लगता ये है कि IMF के साथ इनके आइंदा मुआहदे बड़े क्वेश्चनेबल हैं, तो सूरत हाल ये
और आपने इसी हुकूमत को देखा था। अब तो ये देखें, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जिसके बारे में एहतशाम साहब ने कहा था, ये बन चुकी है और ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बनी। लेकिन क्योंकि जुल्फ़िकार साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से और बड़े सही अंदाज से बता देते हैं कि हुकूमत कौन बना रहा है और वही हुकूमत चलाएंगे, लेकिन उनसे भी बड़ी गलतियां हुई हैं और उन्होंने अपनी गलतियां मानी भी हैं। और उस सूरत हाल में हमने बहुत तेज़ी से बदलावट भी देखा। किसी का 3 साल 7 माह में हुकूमत चली गई, तो किसी की हुकूमत जो है वो 1 साल में चली गई, किसी की हुकूमत 2 साल में चली गई। तो लाए तो वही थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो चले। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी हुई है कि लाने वाले जो हैं वो ये देखते हैं कि जनाब आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बन रही है, आप डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर आपको भेज भी दिया जाता है। तो अगर ये मिले कि सारा काम लाने वाले करा रहे हैं, तो भाई लाने वालों ने तो कौमी हुकूमत की बात की थी, तो मखलूत क्यों बन गई? क्या वजूहत है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसका हिस्सा नहीं बन रही है? मैं इकोनॉमी की फिगर्स कहना चाहता है यहाँ पर, क्योंकि टाइम कम होता है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, देखिए 18 महीने की हुकूमत जिसमें 13 सियासी जमातें थी जी वो, और मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि मौजूदा जो हुकूमत है उसको जाहिर है इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इसमें से चंद बातें मैंने बताई हैं। और सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज वो ये देखें, दहशतगर्दी का भी चैलेंज है, सियासी अदम इस्तेहकाम का भी चैलेंज है और मुआशी चैलेंज है। और मुआशी चैलेंज में सबसे अहम इसका अभी करीब तरीन जो मसला है वो बजट है, और उसके साथ साथ जो है वो ये है कि उसको IMF को किस तरीके से तवील मुद्दती एक कॉन्ट्रैक्ट में लाएंगे। जुल्फ़िकार साहब, इन मुआशी चैलेंजेस पर काबू पा सके कि इतनी पोटेंशियल है ये मखलूत हुकूमत में? अगर हम इनके 16 माह का तजुर्बा भी देख लें हमारे सामने। आमना काफ़ी मुश्किल है। देखें, मैंने दानिश साहब जो बात कर रहे थे, मैंने उनका शुक्रिया कि बड़ी खूबसूरत अंदाज मेरा वो करार दे रहे हैं। बात यह है कि ज़रूर है गलतियाँ हुई हैं, यही तो वजह है कि आज इस मुश्किल में हम पड़ गए हैं कि माशी तौर पर कोई हुकूमत स्टेबल होती नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो चीज़ें की वो आने वाली हुकूमत को कुछ बोझ उठा लिया। मसलन गैस महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी। आज मैं देख रहा था कि उनके जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर के वो हैं, उनके एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई इंडस्ट्री सारी बंद हो जाएंगी, रही सही कसर बंद हो जाएगी, जो कुछ भी आपका है वो भी उससे वो हो जाएगा। आप बिजली सस्ती करें, आप गैस सस्ती करें, गैस जितनी महंगी है आपने कर दी। ये चैलेंजेस उनके पास हैं और बहुत मुश्किल नज़र आता है कि ये स्टीर आउट करें मुल्क को आगे चल कर वो। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लाने वाले हैं या वो करने वाले हैं वो ज़रूर मुश्किलात पैदा उस वक्त जब वो डिलीवर नहीं करेंगे तो आपस में लड़ जाएंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन कोई हुकूमत बन नहीं सकती एक दूसरे के बगैर। अगर एक पार्टी को आप बाहर कर दें तो फिर आपने PTI को लेके आना है, JUI को लेके आना है। JUI के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो 3 ही इस वक्त वो हैं जो एक दूसरे का, अगर एक निकल जाता है दूसरा आ जाए और दूसरा आ जाता है फिर ये हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर मुश्किलात बहुत हैं और अवामी एक रद्देमल भी ज़रूर होगा। आगे चलकर अवाम का रद्देमल होता जाएगा। चीज़ें जब आप रेवेन्यू आपने बढ़ाना है, रेवेन्यू किस तरह आपने बढ़ाना है, ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है। और आपने फिर जब उनके साथ मुआहदे करने हैं, लास्ट में मेरा कमेंट सुन लीजिएगा। अगर IMF के साथ आप जाएंगे, IMF के साथ तो आप डील करेंगे तो कुछ अपने शराइत वो भी सामने रखेंगे, तो उस शराइत को आप पूरा करते हैं नहीं करते हैं तो फिर अवामी रद्देमल और उसके बाद क्या चीज़ें आएंगी वो भी एक बहुत बड़ा डिपेंड करता है, बहुत बड़ा एक इम्तिहान है मौजूदा हुकूमत के लिए। सही है। लगारी साहब, आप क्या फोर्स ही कर रहे हैं ये? अभी अगर देखा जाए तो जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब भी जब बैठे हुए हैं तो वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं वज़ारत उज़्मा को एक्सेप्ट करते हुए भी। तो आपको लगता है कि मतलब ये सारे चैलेंजेस पर काबू पाना बड़ा आसान होगा? पहले तो आप गैर तरक्याती अखराजात को कम करें ना। आप उस तरफ अगर नहीं जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके मुख्तलिफ जगहों पर जो खाने होते हैं अगर उनकी तफसीलात को देखें तो लगता ही नहीं है ये गरीब मुल्क है। अगर इनके सफ़र देखें और सफ़र के उनके अंदाज देखें तो लगता ही नहीं है कि हम थर्ड वर्ल्ड के एक इंतहाई गरीब मकरूज़ मुल्क में रहते हैं। अगर इनकी शाहाना अखराजात देखें तो लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग जो हैं आधी से ज़्यादा आबादी रात को भूखी सोती है, ये कहीं भी नहीं लगता है। मसला ये है कि आपने अगर यही तय करना है जी कि हमने
वो आखिरी हद तक गरीब के मुंह से निवाला छीन कर वो अपने उसमें शामिल करना है, अपने ख़जाने में शामिल करना है, तो शायद आप ज़्यादा अरसे तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। अभी कहा गया है कि जनाब ये तजवीज़ आई थी और IMF ने भी आपको कहा हुआ है कि आप रियल इस्टेट पर टैक्सेशन की तरफ जाएं, रिटेलर की तरफ जाएं, आप एग्रीकल्चर की तरफ जाएं और दूसरे शोबों की तरफ आपको वो कह रहे हैं। लेकिन आप जिस तरफ भी जाते हैं, आपको हाथ रखना चाहते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत रद्द-ए-अमल शदीद किस्म का आता है। जिस ज़माने में GST का नफाज हो रहा था, कराची में हम देख रहे थे कि किस तरह से हालात ख़राब हो रहे थे और यहाँ पर बाकायदा हड़तालें हो रही थी और मसाइल बने हुए थे। तो आप अपना ठीक दायरा अब तक नहीं बढ़ा पाए हैं। आप टैक्सेशन जो है आपकी वो मुनासिब नहीं है। आप एक अच्छा बेस नहीं बना पाए हैं टैक्सेशन के लिए। पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है लेकिन आपकी टैक्सेशन की बेस बहुत कमज़ोर है। एक तो ये मसला है और दूसरी मसला ये है कि अब खुदा के वास्ते यार बंद करें ये जो सिलसिला है कि हम गमलों में पालेंगे और फिर वहाँ से उनको बनाओ श्रृंगार करके और उनको लाकर आप बिठा देंगे और फिर कहेंगे अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाओ, इसको बिठाओ। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक नेचुरल रूट से लोग आएँ, आवाम के तरीके से आएँ, तो आकर आप इक़्तिदार संभालें, फिर हम उनसे भी वो करें। सबका तो यही आसरा होता है भाई ये वहाँ से आते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, ये ऐसे लोग हैं, तो हम क्या करेंगे उनके ऊपर। अब ये तजर्बात तो कम अज़ कम बंद करें ना, उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन डिलीवर करता है, कौन डिलीवर नहीं करता है। सही है। तो शाह साहब, एक जानिब हमने देखा कि जब आपकी इंतखाबी मुहिम चलाई गई तो इन जमातों की जानिब से एक अवामी रिलीफ वाले वादे भी अपनी जगह पर मौजूद हैं और दूसरी जानिब ये तारीखी कर्जे, कैसे होगा मुमकिन दोनों साथ साथ? देखिए डॉक्टर साहब ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की है, बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज अपनी जगह है और इसको आगे लेके अगर नहीं देखते तो मुश्किलात होंगी। और देखिए पीपल्स पार्टी सहूलतकारी तो आमना कर रही है लेकिन शहबाज साहब ने हुकूमत लेके बहुत बड़ा रिस्क तो लिया, इसमें कोई शक नहीं। मेरे ख्याल में बड़ा एक जो फैसला करना है ना आमना, वो है कि वो कहते हैं बोल्ड और अनपॉपुलर डिसीजन करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ फैसले किए नहीं जाते। नेपोलियन का कॉल है कि जी बेटर टू डिसाइड रॉन्गली रादर देन नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग। तो हमारे यहाँ आप देख लें चीज़ें तय नहीं हो पा रही। मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ जो एक पॉलिटिकल बैकलैश आएगा ना इनके ऊपर फौरी तौर पे, वो आएगा सबसे बड़ा महंगाई का। देखिए 29% ऑफिशियली महंगाई है आमना, और ये अनऑफिशियली इससे ज़्यादा है। ये पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे चली गई है। अभी देखें हमारे यहाँ लोअर मिडिल क्लास ख़त्म होगी, आप और मैं मिडिल क्लास में हम तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। मुझे बताएं ये मसला कैसे हल होगा? ये मसला ऐसे हल हो सकता है कि PMLN की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ट्रेडर्स और तजारती शराफिया, ये उनको कन्विंस करे कि खुदा का वास्ता है ये जो गैर ज़रूरी तौर पर आपने महंगाई की है इसको ख़त्म करें, जो पब्लिक को कोई रिलीफ मिल सकता है तो शायद इनके लिए आसानियाँ होगी। अदरवाइज़ ये देखें 2-4-6 महीने बाद एक मुश्किल से इनको गुजरना पड़ेगा। दूसरी मेरा ख्याल है बहुत सारी बातें होंगी आमना। एक और मसला जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नहीं है, हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 2.5% हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है। इसको कम करने के तरीके बड़े हैं। आप देख लें बांग्लादेश में और ईरान ने मजहबी एलर्जी को साथ मिला के इस रेट को कम किया। हमारे यहाँ इस वक्त 25 करोड़ की आबादी, अनऑफिशियली लोग कहते हैं 28 और 30 करोड़ है। तो ये इसको कैसे रोकेंगे? हर साल 20 से 22 मिलियन टन आप गन्नम पैदा करते हैं, वो बम्पर क्रॉप होती है। वो कहा जाता है कि जी पहले 6 महीने में ख़त्म हो जाती है, इसलिए कि खाने वाले मुँह इतने ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इसको कम करने की ज़रूरत है। महंगाई को फौरी तौर पर अगर टेक ऑन ना किया तो पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM सबके लिए मुसीबत पड़ जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं और डॉक्टर साहब ये अब इन चैलेंजेस को देखते हुए ऑपोजिशन के पास भी अब जो कहते हैं ना कि खेलने का उनके पास मौका ज़्यादा मिल जाएगा। तो ऑपोजिशन का आप सारी सिचुएशन में, सारे सिनेरियो में आप समझते हैं कि किरदार ऐसा रहेगा कि जिसमें हम समझें कि मामला ठीक तरीके से चलते रहेंगे? क्या अगर PTI ऑपोजिशन साइड पर बैठती है तो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने अब सीख ली है गलतियों से? जो बातें भी होती रही हैं कि नहीं भाई मामला को अब चलाना है, तो अब ये सारे जो मामलात हैं जैसे एहतजाज का सिलसिला और ये सब चीज़ें, आप समझते हैं ये थम जाएगा आने वाले दिनों में? आप क्या देख रहे हैं? देखिए माजरत के साथ बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की 76 साल के हालात तक पहुँचाने में मुख्तलिफ इदारों ने जो किरदार अदा किया, उसके साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस ने भी बहुत अहम रोल अदा किया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पर हमने सीखा कुछ नहीं है। कोई सियासी जमात, चाहे वो PTI हो,
PML हो, पीपल्स पार्टी हो या और दूसरी जमातें हैं, आप उनके रवैये देखें। चले हम यहाँ बैठकर किसी को सपोर्ट कर देते हैं, हमारे दिल में किसी के लिए कुछ है, लेकिन हकाइक को तो देखें ना, हकीकत बताएं। क्या पाकिस्तान के ये सियासी जमातें जो इस वक्त कर रही हैं, जो उनका तरीक़ेकार है कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, किसी एक जमात ने इलेक्शन से पहले आपको मंशूर तो दे दिया, चले एक दो ने, क्या किसी ने एक रोड मैप दिया? पाकिस्तान में इक़्तिसादी पॉलिसी आर्ट बनी है, क्या कभी किसी ने उसको तसलसल दिया? अभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाया है शहबाज शरीफ के दौर में, और उसमें सबसे अहम मसला जो है वो ये है कि इसमें वज़ीर आज़म भी बैठेगा, इसमें तमाम वजारतें जो अहम है वो बैठेंगी, और आर्मी चीफ भी बैठेगा और उसकी पूरी टीम बैठेगी। लेकिन ये भी तो आपके बैठे हुए निगरान हुकूमत में, मुझे बताइए, जिस तरह एहतशाम साहब ने बताया 29% इस वक्त महंगाई है, और इस वक्त जो है वो आपका पॉपुलेशन का जो सूरत हाल है वो बहुत ही ख़तरनाक है। अब मुझे ये बताइए आप कि इस सूरत हाल में, और एक्चुअल में महंगाई जो कि ऑफिशियली नहीं है वो 42-47 है, ये तो 29 है, चूंकि दे रही है स्टेट बैंक के सर्वे दे रहा है, लेकिन असल तो 42-47 है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने कुछ नहीं सीखा है, चाहे PTI हो, PTI का तर्ज अमल देख लीजिए। PTI इन सियासी जमातों से बात करने को तैयार नहीं है, वो छोटी छोटी जमातों से मिल के बात कर रही है, और उनसे बात कर रही है जो ये कह रही है कि जी हम जो जिन्होंने ये कहा है कि जी वो वोट जो है वो रिगिंग हुई है। अरे भैया, ये दूसरी बड़ी और ये दो सियासी जमातों की बंदरबांट देख लें आप, यकीन मानिए, माजी देख लें, बोल लें। अभी 18 महीने की इत्तेहादी हुकूमत जैसी ख़त्म हुई, हमने बिलावल भुट्टो का जुमला सुना कि वजीर, उससे पहले सुना था बेहतरीन वजीर आज़म है, शहबाज शरीफ ने कहा बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर है, फिर हमने सुना कि जनाब वो कह रहे हैं कि जी बदतरीन हुकूमत थी जो 16 महीने की थी जिसमें ये शामिल थे। अब इनको ये कहने में कितनी देर लगेगी? तो मैं नहीं समझ माजरत के साथ कि पाकिस्तान की सियासतदानों ने, पाकिस्तान के अहम तरीन लोगों ने, तमाम सियासतदानों को बिल्कुल बैठकर अब सोचना होगा, क्योंकि अब इस वक्त अवाम जो है वो पिस रही है सारे मामलात में। एग्जैक्टली सियासी इस्तेहकाम की वजह से काम हम देख रहे हैं कि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उससे मुंसलिक है। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और सारी सूरत हाल में अगर कोई पिसेगा, किसी पर क़यामत टूटेगी तो वो अवाम है, जो कि हम देख रहे हैं कि अरसे से ये नज़रें लगाए बैठी है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठ जाएं और अवाम के लिए सोचें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।